हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक की सभी पोएम्स इस एक वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका कमिंग 15 फेब को इंग्लिश का एग्जाम है, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से पोएम्स को स्टार्ट करते हैं। तो योर फर्स्ट पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो एंड द सेकंड वन इज फायर एंड आइस। दोनों के जो पोएट हैं वो दोनों सेम हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा दोनों पोएम लिखी गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टैंजा वाइज देख लेते हैं पोएम। बुक आप खोलकर बैठिएगा। तो डस्ट ऑफ स्नो में क्या दिया है? द वे अ क्रो शूक ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यू। तो यहाँ पर बेसिकली है क्या कि क्रो के एक्शन से जो पोएट है हमारे वो हेमलॉक ट्री के नीचे है, एंड क्रो के एक्शन से उनके ऊपर जो हेमलॉक ट्री है वो पूरा किससे कवर्ड होता है? डस्ट ऑफ स्नो से, मतलब कि फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो जो कि पोएट के ऊपर आकर गिरते हैं एंड पोएट के मूड को पूरा चेंज कर देते हैं, जिसके कारण पोएट का आगे का आने वाला दिन जो है वो सेव हो जाता है। तो यही लिखा है यहाँ पे, देखेंगे क्या मैसेज पोएट हमें देना चाह रहे हैं। तो इट वॉज अ डे ऑफ विंटर, विंटर का दिन था। द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। ठीक है, हेमलॉक ट्री यहाँ पर आपको याद रखना है, ये एक पॉइजनस ट्री है। ठीक है, उसके नीचे खड़े हुए थे। द टॉप ऑफ द ट्री वॉज ऑल कवर्ड विथ फाइन डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, जो टॉप है हेमलॉक ट्री का वो कवर्ड था डस्ट ऑफ स्नो से। अ क्रो फ्रॉम नो वेयर केम एंड पर्च्ड ऑन इट्स टॉप। पर्च्ड का मतलब होता है बैठ जाना, कहीं से क्रो आया और हेमलॉक ट्री के टॉप पर आकर बैठ गया। द सडन मूवमेंट ऑफ द क्रो मेड द डस्ट ऑफ स्नो फॉल डाउन ऑन द पोएट। ठीक है, एंड क्रो की सडन मूवमेंट से जो डस्ट ऑफ स्नो थी वो पोएट के ऊपर आकर गिरती है। दिस ऑर्डिनरी इंसिडेंट लीव्स अ डीप इम्पैक्ट ऑन द पोएट। ठीक है, दिस वाज नॉट वी कैन से सच अ ग्रेट इंसिडेंट। ठीक है, बहुत बड़ा कोई इंसिडेंट नहीं था, मामूली सा इंसिडेंट था जो पोएट के अंदर एक गहरा इम्पैक्ट छोड़कर चला गया। इनिशियली ही वॉज सैड या डिसअपॉइंटेड। ठीक है, स्टार्टिंग में वो सैड था, डिसअपॉइंटेड था, ग्लूमी था, कुछ भी लिख सकते हो आप। आफ्टर दिस इंसिडेंट हिज मूड अपलिफ्टेड। ठीक है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद, छोटे से इंसिडेंट के बाद उसका जो मूड था वो अपलिफ्ट हो गया, मतलब कि अच्छा हो गया, एंड ही बिकेम हैप्पी। ओके, वो हैप्पी हो गया, ग्लैड हो गया। ओके, इन द एंड हमें क्या पता चलता है? सेटिस्फैक्शन रिप्लेसेस रिग्रेट। ठीक है, जो मीन्स एट द एंड ऑफ द डे ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि अगर क्रो ये एक्शन ना करता तो वो अपना बाकी का आने वाला दिन भी क्या कर देता? रिग्रेट में ही बिता देता। ओके, तो हमें आपने क्या लिखना पड़ेगा, क्या चीजें आपको जाना जरूरी है? क्रो यहाँ पर सिंबल है, किसका सिंबल है? इल ओमेन का। इल ओमेन मतलब समझते हो ना, अपशगुन जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि क्रो आपको पता है एक स्क्वेंजिंग बर्ड है। ठीक है, तो इसको शगुन का प्रतीक नहीं माना जाता। हेमलॉक ट्री इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ डेथ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया पॉइजनस ट्री है। एंड डस्ट ऑफ स्नो हेयर रेफर्स टू जॉय, सिंबल ऑफ जॉय कह लो, हैप्पीनेस कह लो। क्यों? क्योंकि जो डस्ट जो है वो पोएट के ऊपर आकर गिरती है और पोएट के मूड को क्या कर देती है? कंप्लीटली चेंज कर देती है। तो पोएट हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि वेरी स्मॉल इनसिग्निफिकेंट थिंग्स कैन ब्रिंग अबाउट अ सिग्निफिकेंट चेंज। ठीक है, कि मामूली सी चीजें जिनको हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो चीजों के अंदर भी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एक बड़ा चेंज लेकर आ सके। ओके, एंड नेक्स्ट मैसेजेस, नेगेटिव थिंग्स कैन ऑल्सो ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज। ओके, क्योंकि देखिए क्रो एंड हेमलॉक ट्री दोनों ही यहाँ पर क्या है? नेगेटिव चीजें हैं। ठीक है, सिंबल किसका है? इलोमेन का एंड डेथ का। एंड दोनों ही नेगेटिव चीजें मिलकर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आती हैं पोएट के मूड में। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पोएम की ओर। नेक्स्ट है फायर एंड आइस। ठीक है, तो पहले बुक में से पढ़ लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो ये पोएम बिल्कुल भी एक इसका लिटरल मीनिंग और एक इसका मेटामॉर्फिकल मीनिंग जो है वो अलग अलग है। लिटरल मतलब जो लिखा है हमने वैसे ही समझना है। तो यहाँ पर कोई ग्लोबल वार्मिंग की बात नहीं हो रही है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि जो ये वर्ल्ड है वो किससे एंड होगा? फायर से। कहने का मतलब टेम्परेचर बहुत हाई चला जाएगा तो उससे एंड होगा। कुछ का कहना है कि आइस से, मतलब कि टेम्परेचर ऑन द अदर हैंड बहुत डाउन चला जाएगा। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहते हैं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर मैं उससे कहूँ तो डिजायर, डिजायर मतलब यहाँ पर किसको बोला गया? फायर। ठीक है, फायर किसका सिंबल है? डिजायर का। वो कैपेबल है इस अर्थ को एंड करने के लिए। ओके, तो मैं उनके साथ फेवर में हूं, उन लोगों के साथ। But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great and would suffice. तो पोएट यही कह रहे हैं कि अगर इस अर्थ को दो बारी पेरिश होना हो तो मैं आइस भी उतना ही कैपेबल है डिस्ट्रक्शन कॉज करने में जितना कि
फायर। ओके, तो यही लिखा है यहाँ पे, तो फटाफट से देख लेते हैं पोएट हमें एक्चुअली में बताना क्या चाह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट बोथ फायर एंड आइस कैन लेड टू डिस्ट्रक्शन एंड एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दोनों ही क्या कर सकती हैं, इस वर्ल्ड का एंड कर सकती हैं। फायर यहाँ पर किसको बोला गया, किसका सिंबल है, फायर ऑफ डिजायर। ओके, फायर इज अ सिंबल ऑफ डिजायर, तो आप इसी तरीके से लिखोगे फायर ऑफ डिजायर डेवलप्स द फीलिंग ऑफ, क्या क्या फीलिंग ले आती है एक इंसान के अंदर, ग्रीड, एक इंसान अपनी डिजायर के चलते, डिजायर मतलब क्या होती है, आपकी चाह किसी चीज को पाने की। ओके, तो उस डिजायर के चलते आप क्या हो जाते हो, ग्रीडी हो जाते हो। एवराइज मतलब भी वही है, उसका सिनोनिम ही है। ओके, लस्ट, लस्ट इज व्हेन योर ग्रीड लेवल एक्सटेंड्स टू सच अ हाई लेवल। ओके, कन्फ्लिक्ट, ठीक है, तो आपके मन में कन्फ्लिक्ट आ जाती है, मीन्स अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए यू कैन गो टू एनी एक्सटेंड। ठीक है, लड़ाई होती है तो होने दो। ओके, तो ये जो फायर ऑफ डिजायर है, दिस कैन ब्रिंग एंड टू दिस वर्ल्ड एंड दिस कॉजेस क्विक डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ये बहुत तेजी से डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। वेयर एज ice is a symbol of hatred, and how will you write in your exam, ice cold hatred develops the feeling of insensitivity, cruelty and rigidity. Okay, जो ice cold hatred है वो आपके मन में कौन सी फीलिंग पैदा कर देगी, इनसेंसिटिविटी की। ठीक है, आप इनसेंसिटिव हो जाओगे टुवर्ड्स अदर्स फीलिंग। ओके, आप उनकी फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस ही नहीं दोगे। क्रुएलिटी, आप क्रूअल हो जाओगे। रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर नॉट लिबरल, राइट, आप दूसरों की ओपिनियन को कोई महत्व ही नहीं दे रहे हो, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। ओके, तो आप रिजिड हो जाओगे, मतलब आप नैरो माइंडेडनेस जो है आप वैसे पर्सन बन जाओगे। ठीक है, आपके मन में नैरो माइंडेडनेस हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। एंड दिस विल कॉज, दिस इज अ स्लो पॉइजन। ठीक है, इट एक्ट्स जस्ट ऑपोजिट टू डिजायर। ओके, बिल्कुल डिजायर के ऑपोजिट एक्ट करती है, ये स्लो डिस्ट्रक्शन कॉज करेगी। तो पोएट हमें क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस पोएम के थ्रू, कि दीज अनकंट्रोल्ड पैशंस, पैशंस यहाँ पर डिजायर एंड हेट्रेड के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, कि दीज अनकंट्रोल्ड पैशंस कैन बी डिजास्ट्रस टू ह्यूमंस। ठीक है, अगर ये अनकंट्रोल हो गए तो ये ह्यूमंस के लिए क्या हो सकते हैं, घातक हो सकते हैं, डिजास्ट्रस हो सकते हैं। बोथ आर इक्वली डिस्ट्रक्टिव, दोनों ही इक्वली डिस्ट्रक्टिव है, कोई ज्यादा नहीं, कोई कम नहीं है। वी मस्ट कीप अ चेक ऑन देम, हमें इनके ऊपर नजर बनाए रखनी चाहिए। इफ नॉट, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, दीज विल प्रूव अ थ्रेट टू द सोसाइटी, तो ये सोसाइटी के लिए क्या साबित होंगे, थ्रेट साबित होंगे। आई होप सो आपको दोनों पोएम्स क्लियर हो गई हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोएम की ओर। चलिए, नेक्स्ट पोएम है टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेस्ले नॉरिस। तो ये पोएम है किसके बारे में, सबसे पहले ये जान लेते हैं। दिस पोएम इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू टाइगर्स, दो टाइगर्स के बीच में यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट किया गया है। फर्स्ट वन इज इन द जू, ठीक है, एक जू में कैद है, एंड अनदर वन इज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, दूसरा अपने नेचुरल हैबिटेट में है, कहने का मतलब वाइल्ड में है, जंगल में है। ओके, तो यहाँ पर पोएट क्या बोलते हैं कि देयर इज अ टाइगर हु इज लॉक्ड इन अ केज। ठीक है, वो टाइगर जो है वो केज में बंद है। हिज फ्रीडम हैज बीन स्नैच्ड अवे फ्रॉम हिम, उसकी जो फ्रीडम है, आजादी है, उसको छीन लिया गया है उससे। हिज मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि अब वो एक केज में बंद है तो वो कन्फाइंड है। ठीक है, उसके पास उतना स्पेस नहीं है चलने के लिए। ही कांट मूव फ्रीली। ओके, क्योंकि वो भी वाइल्ड में नहीं है, ही इज इन द केज, तो उसकी मूवमेंट जो है उसके ऊपर क्या लग गया, रिस्ट्रिक्शन लग गया। ओके, शोइंग सप्रेस्ड एंगर, ठीक है, मीन्स ही इज वेरी एंग्री एंड वो उस एंगर को सप्रेस करके रखे हुए है। सप्रेस मतलब दबा कर रखे हुए है। क्यों, क्योंकि इन द केज ही इज फीलिंग हेल्पलेस। ठीक है, वो हेल्पलेस फील कर रहा है, दैट इज वाई ही इज शोइंग सप्रेस्ड एंगर। ओके, हिज रियल प्लेस इज इन द वाइल्ड, तो ऑब्वियसली उसकी जो असली जगह है वो कहाँ है, वाइल्ड में है। ओके, हैड ही बीन, अब यहाँ पर पोएट कुछ गेस कर रहे हैं कि अगर यही टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, कहने का मतलब ये जू में ना होकर ये अगर बाहर जंगल में होता तो ये क्या कर रहा होता। तो आपने इसी तरीके से लिखना है, मैंने आपके लिए लिख दिया है। तो हैड ही बीन इन द वाइल्ड मीन्स अगर ये जो टाइगर है ये वाइल्ड में होता, देन ये क्या कर रहा होता, नंबर वन, ही वुड हैव बीन लर्किंग अराउंड इन शेडो, स्लाइडिंग क्वाइटली थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल टू कैच हिज प्रे। ओके, तो अगर ये अपने वाइल्ड में होता तो ये क्या कर रहा होता, ही वुड हैव बीन लर्किंग, लर्किंग मतलब हाइडिंग। ठीक है, ये बड़ी बड़ी ग्रास में से हाइड करते हुए, ठीक है, क्या कर रहा होता, स्लाइड कर रहा होता, आगे जा रहा होता। ठीक है, कहाँ पर, वाटर होल के पास, मतलब कि जहां पर उसको पता है कि बाकी जो एनिमल्स है पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आते हैं, पानी पीने के लिए आते हैं, तो वहां पर वो अपने प्रे को, मतलब अपने शिकार को कैच करने के लिए वहां जाता। और उसका शिकार क्या लिखा हुआ है बुक में, प्लम्प डियर। ठीक है, एक मोटा ताजा डियर। ओके, एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट वो क्या कर रहा होता, ही वुड स्ट्रे अराउंड द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज
टू टेरराइज द विलेजर्स बाय शोइंग देम हिज फैंग्स, मतलब लॉन्ग शार्प टीथ एंड क्लॉज, ठीक है। और दूसरी चीज वो क्या कर रहा होता, अगर वो अपने वाइल्ड में होता तो वो अपने कह लो जंगल की एज में, ठीक है, जहां शहर का बाहरी इलाका, ठीक है, आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज, ठीक है, गांव का बाहरी इलाका जहां पर जंगल शुरू हो जाता है, तो वहां पर वो आता उस बाउंड्री तक विलेजर्स को डराने के लिए। ओके, क्या करके, बेयरिंग वर्ड लिखा है आपकी बुक में। बेयरिंग का मतलब होता है शोइंग, क्योंकि आपको लिए हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शोइंग देम हिज फैंग्स, फैंग्स का मतलब हो गया अपने बड़े बड़े दांत उनको दिखाकर डराता, एंड क्लॉज, क्लॉज मतलब क्या हो गया उसका पंजा। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, ही इज लॉक्ड इन द केज, वो अभी केज में बंद है। दैट इज वाई ही इज इग्नोरिंग विजिटर्स, ठीक है, वो अपनी विजिटर्स जो उसको देखने के लिए आ रहे हैं वो उनको इग्नोर कर रहा है। ओके, क्योंकि आपकी बुक में लिखा है हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, ठीक है, उसकी जो असली ताकत है वो भी बार्स के पीछे है। कहने का मतलब ही इज फीलिंग हेल्पलेस इन द केज। ही डज नॉट गो टू स्लीप टिल द लेट आवर्स ऑफ द नाइट, ठीक है, वो रात को भी देर तक क्या रहता है, जगा रहता है, ठीक है। He hears the sound of the patrolling cars of the zoo officials, ठीक है, वो पेट्रोलिंग कार्स जो जू के अंदर राउंड लेती रहती हैं, तो उनकी आवाज सुनता रहता है लेट नाइट तक। He gazes the brilliant मतलब shining stars with his brilliant eyes, ठीक है, तो वो क्या करता है, रात को चमकते हुए तारों को देखता है अपनी चमकती हुई आंखों के साथ, एंड होप्स फॉर हिज फ्रीडम, और अपनी फ्रीडम की कामना करता है। तो मैसेज क्या दिया जा रहा है, लेस्ले नॉरिस हमें क्या मैसेज दे रहे हैं इस पोएम के थ्रू, कि लाइक ह्यूमन बींग्स एनिमल ऑल्सो लव फ्रीडम, हमारी तरह एनिमल्स को भी फ्रीडम पसंद है। ह्यूमन प्रोग्रेस शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ दीज स्पीचलेस एनिमल्स, कि अगर ह्यूमन कोई प्रोग्रेस कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो उस प्रोग्रेस के चलते वो इन स्पीचलेस एनिमल्स की, जिनके पास कोई जुबान ही नहीं है, उनके नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय ना करे। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये जो एनिमल आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज आ रहा है विलेजर्स को डराने के लिए, क्यों, क्योंकि जो ह्यूमन है वो उसके सेटलमेंट में घुसकर, ठीक है, उसके हैबिटेट में घुसकर उसके हैबिटेट को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दैट इज व्हाई ही इज फोर्स्ड टू कम टू द बाउंड्री ऑफ द विलेज टू टेरराइज द विलेजर्स। ओके, तो फटाफट से बुक का एक फर्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं, बाकी सारे मैंने स्टेंजा के सभी वर्ड्स आपको क्लियर करा दिए हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड का मतलब होता है स्टॉक्स मतलब चलना, विविड का मतलब ब्राइट स्ट्राइप्स, ठीक है, उसकी जो ब्राइट धारियां होती है ना टाइगर के ऊपर, ठीक है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, ओब्वियसली फ्यू स्टेप्स ही चल पा रहा है, क्यों, क्योंकि वो अभी केज के अंदर क्या है, बंद है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ठीक है, उसके जो पैड्स हैं, कुशन्स है उसके पैरों के नीचे, कहने का मतलब वाइल मूविंग ही इज मूविंग साइलेंटली, ठीक है, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, कहने का मतलब ये है इन हिज क्वाइट रेज, ठीक है, और उसका गुस्सा भी कैसा है, बिल्कुल क्वाइट, शांति भरा। ओके, वाई, बिकॉज ही इज फीलिंग हेल्पलेस। आई थिंक सो दिस पोएम इज ऑल्सो क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोएम की ओर। चलिए नेक्स्ट पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। देखिए पोएम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कोई पता नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है, आएगा भी तो लास्ट के स्टैंडर्ड से आएगा, मैं बता दूंगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिटन बाय कैरोलिन वेल्स, ठीक है, पोएट का नाम आपने बिल्कुल याद रख लेना है। क्या है ये, एक ह्यूमरस पोएम है। टेल का मतलब है यहाँ पे आइडेंटिफाई, मीन्स द पोएट हैज टोल्ड अस डिफरेंट वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग वेरियस वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, क्या क्या उनको हम किस तरीके से पहचान पाएंगे। तो पहले ही स्टेंजा में पोएट बोलते हैं कि इफ यू गेट अ चांस टू विजिट जंगल्स इन द ईस्ट, ठीक है, अगर आपको जो ईस्टर्न पार्ट में जो जंगल्स है, कभी आपको वहां जाने का मौका मिले, तो आपको वहां पर एशियन लायन देखने को मिलेगा। ओके, एंड आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो एशियन लायन है, तो उसके कुछ करेक्टरिस्टिक बताए गए हैं। टाउनी बीस्ट, ठीक है, टाउनी का मतलब हो गया, आपको पता होना चाहिए इस वर्ड का मीनिंग, येलोविश ब्राउन हाइड या कलर, ठीक है, येलोविश ब्राउन इसकी हाइड चमड़ी होगी या इसका कलर इसी तरीके का होगा। ही रोर्स लाउडली एंड द रोर टेरिफाइज यू टू डेथ, वो इतनी तेज दहाड़ेगा कि उसकी दहाड़ सुनते ही आपको माने लगेगा कि जैसे आपकी सांसें रुक गई हो। ओके, तो मान लेना कि आपने किसके साथ आपका आमना सामना हुआ, एशियन लायन के साथ हुआ। नेक्स्ट इज बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर की क्या है, ब्लैक स्ट्राइप्स है ऑन येलो हाइड, ठीक है, ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, ठीक है, धारियां हैं ऑन येलो हाइड, मतलब स्किन कलर इसका भी बेस क्या है, येलो है। नोबल वाइल्ड बीस्ट है, ठीक है, नोबल मतलब बड़ा ही जेनरस वाइल्ड बीस्ट है, ठीक है, आपको देखते ही आपको ग्रीट करेगा, ठीक है, जैसे आप किसी मेहमान को देख के घर में नमस्ते बुलाते हो ना, तो इन द सेम मैनर ये भी आपको ग्रीट करेगा, लेकिन कैसे ग्रीट करेगा, दैट ही इज सो क्विक दैट द मोमेंट यू नोटिस हिम ही विल ईट यू, ठीक है, कि इतना क्विक है अपने अटैक में कि एज सुन एज ही सीज यू, जैसे ही आपको देखेगा ही विल ईट यू, ठीक है, आपको ये क्या कर लेगा, ईट कर लेगा। नेक्स्ट इज लेपर्ड। लेपर्ड के बारे में क्या बताया, लेपर्ड आपको पता तेंदुआ होता है,
ठीक है। Whose hide with spot is peppered, ये लिखा है आपकी बुक में स्टेंजा में। हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड का मतलब कि इसकी हाइड के ऊपर ऐसे 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 पेपर, समझते हो ना, काली मिर्च की तरह ऐसे ऐसे स्पॉट्स जो हैं वो बने होते हैं। ठीक है। द मोमेंट ही सीज यू, जैसे ही आपको देखेगा, ही पाउंसेस अपॉन यू, पाउंसेस का मतलब होता है एकदम से आपके ऊपर जंप करना। ओके। देयर इज नो एस्केप फ्रॉम हिम इवन इफ यू क्राई विद पेन, ठीक है, कि इससे भागने का बचने का कोई उपाय नहीं है, चाहे आप जितना मर्जी चिल्ला लो दर्द के मारे। ही विल कंटिन्यू जंपिंग एट यू, ये आपके ऊपर कंटिन्यूअसली जंप ही करता रहेगा, एंड स्टार्ट्स ईटिंग यू। ओके, और आपको खाना स्टार्ट कर देगा। तो अगर ऐसा हो जाए तो समझ लेना आप किसको मिले, लेपर्ड को मिले। नेक्स्ट इज बियर, ठीक है, बियर क्या होता है, भालू। ही हग्स यू वेरी हार्ड, ये आपको क्या करेगा, बहुत तेज क्या कर लेगा, हग कर लेगा इफ ही सीज यू। ओके। हिज हग मे सीम फ्रेंडली, और लग रहा है आपको, हो सकता है कि उसकी हग जो है बड़ी फ्रेंडली सी लगे, बट इट कैन बी फेटल, ठीक है, फेटल मतलब ये आपके लिए डेथ कॉज कर सकती है। ओके। नेक्स्ट आ गए हिनास, ठीक है, हिनास क्या है, इसके स्टेंजा में एक लाइन लिखी है, अनवाइज माइट नॉन प्लस, ठीक है, अनवाइज का मतलब होता है अ पर्सन न्यू टू अ जॉब, ठीक है, एक नया पर्सन, कहने का मतलब इनएक्सपीरियंस, जिसको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो पोएट यहाँ पर यही कह रहे हैं कि एक नया पर्सन जो है उसको जज करने में या डिस्टिंग्विश करने में इन वेरियस बीस्ट, ठीक है, बीस्ट मतलब वाइल्ड एनिमल्स, इनको डिस्टिंग्विश करने में वो क्या हो सकता है, नॉन प्लस, नॉन प्लस का मतलब कंफ्यूज हो सकता है। ओके। तो अब हिनस के बारे में क्या बताया है कि दे आर वेरी डिसेप्टिव, ठीक है, डिसेप्टिव मतलब समझते हो ना, धोखा देने वाले, ठीक है, चेहरे पर कुछ और मन में कुछ और, ठीक है। तो हिनस जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, डिसेप्टिव होते हैं। दे अटैक देयर विक्टिम्स विद स्माइल ऑन देयर फेसेस, ठीक है, कि अपने विक्टिम को शिकार बनाते हैं अपने चेहरे पर स्माइल रख के, कहने का मतलब आप जज ही नहीं कर पाओगे कि ये आपको अटैक करने के लिए आ रहे हैं या आपको मिलने के लिए आ रहे हैं। ओके। Whereas crocodiles pretend to be weeping before attacking and killing, ठीक है, और जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो उनके आंखों में से आपको आंसू बहते नजर आएंगे अपने विक्टिम को अटैक करने से पहले, किल करने से पहले, उसको खाने से पहले। ठीक है। लास्ट वन इज कैमलिन, ठीक है, कैमलिन क्या होती है, गिरगिट। ओके। तो लुक्स लाइक अ लिजर्ड, किसकी तरह नजर आती है, लिजर्ड फैमिली को बिलोंग करती है। नो ईयर्स नो विंग, ठीक है, कोई इसके कान नहीं होते, कोई विंग नहीं होते। इफ यू फाइंड नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको ट्री पर कुछ नजर नहीं आता, बी श्योर दैट यू सी अ कैमलियन, तो आप श्योर हो जाना कि आपने कैमलियन को देखा है। अब बोलोगे मैम हाउ इज दैट पॉसिबल, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमने तो कुछ देखा ही नहीं, हम कैसे मान लेंगे हमने कैमलियन को देखा है। कहने का मतलब यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैमलियन के अंदर कैम्यूफ्लेगिंग कर सकती है वो, ठीक है, कैम्यूफ्लेगिंग कैपेबिलिटी होती है। अब कैम्यूफ्लेगिंग की स्पेलिंग बिल्कुल याद कर लेना, ये यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। कैम्यूफ्लेगिंग का मतलब होता है सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर लेना। जैसे गिरगिट कहते हैं ना, हम रंग रंग बदलती है, अगर वो ग्रीन लीफ के ऊपर जाएगी तो अपना कलर ग्रीन कर लेगी। ओके। अगर ट्री की बात पर होगी तो वैसा ही उसकी जो ट्री की बार्क है ब्राउन कलर, बिल्कुल अपना कलर जो है बिल्कुल वैसा ही कर लेगी, ताकि वो इजिली आइडेंटिफाई ना हो पाए। ओके। तो यही है यहाँ पे कि कैमलिन क्या उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, वो क्या कर सकती है, कैम्यूफ्लेगिंग। तो स्पेलिंग आपने बिल्कुल याद रखनी है। ओके, आई होप सो ये पोएम भी क्लियर हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोएम की ओर। चलिए, नेक्स्ट पोएम इज द बॉल पोएम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, इसमें से बहुत बारी क्वेश्चन आता है। रिटन बाय जॉन बेरीमैन। सबसे पहले तो पोएट का नाम आपको याद होना चाहिए। ओके। तो क्या है इस पोएम में, फटाफट से समझते हैं। द पोएट सॉ अ बॉय हु वॉज प्लेइंग विद अ बॉल। तो इस पोएम में पोएट एक बॉय को देखते हैं जो अपनी बॉल के साथ खेल रहा होता है। द बॉल फेल इनटू द वाटर एंड ड्रॉन अवे। जो बॉल है वो पानी में गिर जाती है और उससे बहकर दूर चली जाती है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पोएट कुछ कहते हैं, क्या बोलते हैं, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। वो बोल रहे हैं कि अभी इस पॉइंट पे वो बच्चे को कंसोल करना चाह रहे हैं, मतलब कि दिलासा देना चाह रहे हैं कह के कि देयर आर अदर बॉल्स, ठीक है, बोल रहे हैं, लेकिन इसका कहने का कोई फायदा नहीं है, नो यूज टू से। वाई ही सेड सो, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज द बॉय हैड अ लॉन्ग एसोसिएशन विद द बॉल, क्योंकि बॉय के पास वो जो बॉल है वो बहुत लंबे समय से है, एंड ही वॉन्ट्स दैट सेम बॉल नॉट द अदर वन, ठीक है, उसको वही बॉल चाहिए, कोई दूसरी बॉल नहीं चाहिए। ओके। अगर ये आ जाए तो आपको ये इस तरीके से लिखना है। नाउ द बॉय ग्रू सैड, ठीक है, वो अब क्या हो जाता है, बड़ा उदास हो जाता है। क्या है उसका रिएक्शन, पता होना चाहिए आपको। ही स्टूड रिजिड, ठीक है, बिल्कुल एक पत्थर की तरह बन गया है। ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है। लुकिंग एट द पॉइंट वेयर हिज बॉल हैज गॉन डाउन इन द हार्बर विद डेस्परेट आइज। ओके।
वो कंटिन्यूसली उस पॉइंट पर देखी जा रहा है जहां पर उसकी वो बॉल जो है वो हार्बर में चली गई है और उससे दूर चली गई है और अपनी डेस्परेट आईज है उसकी, डेस्परेट डेस्परेट मतलब होपलेस आईज, बिकॉज वाई होपलेस, बिकॉज ही नो दैट ही वुड नॉट बी एबल टू गेट दैट बॉल बैक, ठीक है, कि अब उसको वो बॉल कभी वापस नहीं मिलेगी क्योंकि वो उससे दूर जा चुकी है। ओके, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पोएट अगेन कुछ कहते हैं पोएम में, क्या बोलते हैं कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, ठीक है, मैं इसमें दखल अंदाजी नहीं करूंगा। इंट्रूड का मतलब होता है दखल अंदाजी करना, किसी काम में इंटरवीन करना। ओके, तो पोएट ने ऐसा क्यों बोला, तो यही रीजन लिखेंगे आप, बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू इंटरवीन इन द नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, क्योंकि इस लॉस से वो जो बॉय है वो कुछ ना कुछ सीखेगा, जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है ना सीखने का, तो पोएट उस प्रोसेस में बाधा नहीं बनना चाहते। ओके, अब यहाँ पर पोएट एक लाइन और बोलते हैं कि अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, मतलब कि उस बच्चे को ये बोलना कि अ डाइम मतलब यहाँ पर छोटी सी करेंसी, जैसे 1 रुपए होता है ना, तो ऐसी बहुत छोटा सा अमाउंट, ठीक है, कि अ डाइम, एक डाइम में तुम्हारी दूसरी बॉल आ जाएगी, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, उसको कहना जो है ऐसा बेकार है। क्यों उन्होंने बोला कि उसके कहने का कोई फायदा नहीं है? देखिए, बॉल का खोना कोई एक बड़ी चीज नहीं खो दी उसने, ठीक है, जो हम कहें कि हम उस बॉल को रिप्लेस नहीं कर सकते या उसको रिप्लेस करने में के लिए हमें बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत है। बट हेयर व्हाट द पोएट वांट्स टू स्ट्रेस ऑन कि जो बॉल है ना, बिकॉज न्यू बॉल कैन नॉट ब्रिंग बैक द मेमोरीज एसोसिएटेड विद द लॉस्ट वन, क्योंकि हम पैसों से बॉल तो लेकर आ जाएंगे नहीं उस लड़के के लिए, लेकिन वो जो मेमोरीज थी, जो उसकी पुरानी बॉल के साथ जुड़ी हुई थी, वो यादें, वो हम कभी वापस लेकर नहीं आ सकते। इसीलिए पोएट ने बोला कि उसको ऐसा कहना कि अ डाइम एंड अदर बॉल इज वर्थलेस, इसके कहने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज मनी इज एक्सटर्नल। मनी इज एक्सटर्नल मीन्स, कई बार यही क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि मनी इज एक्सटर्नल का क्या मतलब है। मनी इज एक्सटर्नल मीन्स मनी कैन ओनली बाय वर्ल्डली एंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ठीक है, आप पैसे से कोई भी वर्ल्डली या मटेरियलिस्टिक, ये जो सारी चीजें हैं, पेन ले लो, बॉल ले लो, मोबाइल ले लो, ठीक है, लेकिन आप कोई भी पैसे से दुनिया के ऐशो आराम सुख सुविधाएं वाली चीजें जो है वो खरीद सकते हो, बट इट कैन नॉट बाय इमोशंस, अटैचमेंट, लव एंड चाइल्डहुड। लेकिन मनी से कतई आप क्या नहीं खरीद सकते, इमोशंस नहीं खरीद सकते हो, अटैचमेंट, किसी चीज के साथ आपकी अटैचमेंट है वो आप वापस नहीं खरीद सकते हो, लव, चाइल्डहुड, ये सब चीजें मनी से खरीदी नहीं जा सकती। वंस दे आर लॉस्ट फॉर एवर, एक बार ही अगर ये खो जाए तो ये हमेशा के लिए चली जाती हैं, एंड दे नेवर कम बैक, और ये कभी वापस नहीं आती। इट मीन्स मनी इज एक्सटर्नल। ओके, सो हेयर the poet wants the boy to learn to stand up and face such losses with courage and determination. तो पोएट यही चाह रहा है कि बच्चा जो है स्टैंड अप मीन्स वो खड़ा हो और तैयार हो जाए इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए विद करेज एंड डिटर्मिनेशन, क्योंकि ये जो चैलेंजेस हैं, लॉसेस हैं, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है, हम इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब लाइफ में आएंगे ही आएंगे। ओके, अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, हेयर बॉल जो है वो सिंबल कह लो या मेटाफॉर कह लो, कई बार मेटाफॉर वर्ड आ जाएगा आपको, ठीक है, मेटाफॉर है, किस चीज का मेटाफॉर है, 3 चीजें हैं, ठीक है, आपने ध्यान रखनी है। किसका मेटाफॉर है? लॉस्ट चाइल्डहुड एंड इनोसेंस, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में एक लाइन लिखी है कि, मैं पढ़ देती हूँ यहाँ से आपको टू मेक इट मोर क्लियर टू यू, कि एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, ठीक है, वो देखे जा रहा है, उसको क्या लग रहा है, ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, उसके जो सभी यंग डेज है, कहने का मतलब उसकी जो चाइल्डहुड डेज हैं, जो उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, जो उसकी चाइल्डहुड इनोसेंस है, वो कहीं ना कहीं उससे क्या हो गई है, दूर चली गई है। ओके, तो यहाँ पर बॉल जो है वो मेटाफोर है, किसका मेटाफोर है? लॉस्ट चाइल्डहुड का, क्योंकि एक बारी जिस तरीके से बॉल उससे दूर चली गई, वैसे उसकी जो चाइल्डहुड है एक बारी दूर चली गई, वो कभी वापस नहीं आएगी। आपको पता है टाइम कभी वापस नहीं आ सकता, ऐसी इनोसेंस कभी उसकी वापस नहीं आएगी, चाइल्डहुड मेमोरीज उसकी कभी वापस नहीं आएंगी उस बॉल की तरह। एंड लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, वंस यू लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी, दैट अपॉर्चुनिटी विल नेवर come back and knock at the door. Okay, so what the message the poet tries to give to the readers, ठीक है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पोएट, कि लॉस इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। इनएविटेबल का मीनिंग होता है अनअवॉइडेबल, ठीक है, यू कांट अवॉइड लॉसेस इन योर लाइफ, वी शुड लर्न टू कॉप अप विद लॉसेस, हमें लॉसेस के साथ कॉप अप करना मतलब हमें आना चाहिए उनके साथ समझौता करके, कैसे हमें लाइफ में आगे बढ़ना है एंड मूव ऑन इन आवर लाइफ, ठीक है, और कैसे हमने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मतलब कि वी कांट स्पेंड आवर लाइफ रिपेंटिंग ऑन सिंगल लॉस, ठीक है, हम एक
छोटे से लॉस पर या बड़े से लॉस पर अपनी पूरी जिंदगी पछताते हुए नहीं बिता सकते। ओके, आई होप सो आपको पोएम क्लियर हो गई है। अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट पोएम। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट पोएम, दैट इज अमांडा। देखिए अमांडा जो पोएम है किसने लिखी है? रॉबिन क्लेन ने। आपको सभी पोएट के नाम याद रख लेने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पोएम किसके बारे में है? दिस पोएम इज अबाउट अ गर्ल नेम्ड अमांडा। अमांडा जो है ये एक लड़की का नाम ही है। हु थिंक्स दैट हर फ्रीडम हैज बीन कर्टेड, जो ऐसा सोचती है कि उसकी फ्रीडम जो है उससे छीन ली गई है, ठीक है, या उसकी फ्रीडम जो है पहले से कम कर दी गई है। ओके, हर मदर हैज इम्पोज सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन हर, उसकी मदर ने उसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, बंदिशें लगा रखी थी। शी कीप्स ऑन इंस्ट्रक्टिंग हर, ठीक है, उसकी मदर जो है वो ऑलवेज उसको इंस्ट्रक्ट ही करती रहती थी कि ऐसा करो ऐसा ना करो। ओके, तो स्टैंजा वाइज फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं मदर के द्वारा। तो फर्स्ट स्टैंजा में हर मदर इज इंस्ट्रक्टिंग हर नॉट टू बाइट हर नेल्स, ठीक है, उसकी मदर उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है कि नाखूनों को नहीं बाइट करना है। नॉट टू बेंड हर शोल्डर्स, बेंड के लिए वर्ड लिखा है आपकी बुक में हंच। हंच मतलब यही होता है शोल्डर्स को बेंड करके बैठना, ठीक है, झुका कर बैठना। तो उसकी मदर उसको ऐसा करने से मना कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है। नॉट टू सिट इन अ ड्रूपिंग पोस्चर, ठीक है, ड्रूपिंग पोस्चर मतलब वही अपना पोस्चर गलत मतलब कि अपने आप को आगे की तरफ झुका के बैठना, टिल्ट करके बैठना, जिससे कि आपकी स्पाइन जो है उसमें कर्व आ जाए। ओके, तो ये जो पोस्चर है ये भी ठीक नहीं है, इसके लिए वर्ड यूज किया हुआ है स्लाउचिंग। ओके, तो आपको वर्ड्स की मीनिंग पता होने चाहिए। तो ये सभी चीजें उसकी मदर जो है उसको करने से मना कर रही हैं। वेयर एज अमांडा इज लॉस्ट इन हर ऑन ड्रीमी वर्ल्ड, ठीक है, वो अपने खुद के ही ड्रीमी वर्ल्ड कह लो या फैंसी वर्ल्ड कह लो, वो उसमें खोई हुई है। एंड वो क्या इमेजिन कर रही है अपने आप को? शी थिंक्स हर सेल्फ टू बी एन inhabitant of the languid emerald sea where there is no one, she is moving merrily along the sea waves, ठीक है, तो वो अपने आप को क्या इमेजिन कर रही है कि वो निवासी है, कहाँ की निवासी है? लैंग्वेड एमरल्ड सी। लैंग्वेड का मतलब होता है काम, शांति भरा, ठीक है, एमरल्ड मतलब ग्रीन कलर का सी, ठीक है, जहां पर क्या है, कोई भी नहीं है, सिर्फ वो ही है अकेले। शी इज मूविंग मैरिली मतलब ब्लिसफुली, ब्लिसफुली वर्ड लिखा हुआ है इसके लिए। मैरिली मतलब खुशी से। वो क्या कर रही है? समुद्र की लहरों के साथ वो भी क्या करती जा रही है? डूबती जा रही है, ठीक है, गोते खाती जा रही है, कहने का मतलब। अब इन द सेकेंड स्टेंजा हर मदर इन आस्क्स हर, ठीक है, उसकी मदर उससे पूछती है इफ शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, कि क्या उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। एंड मेड हर रूम टाइडी एंड क्लीन, क्या क्या उसने अपना कमरा जो है, कपड़ा नहीं, कमरा जो है वो क्लीन और टाइडी कर लिया है। एंड ऑल्सो रिमाइंड्स हर दैट शी इंस्ट्रक्टेड हर टू क्लीन हर शूज एंड शी हैज नॉट डन सो, ठीक है, और उसकी मदर उसको ये भी रिमाइंड कराती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अपने शूज साफ कर लो और तुमने अभी तक वैसा नहीं किया है। ओके, बट दिस टाइम अमांडा अगेन वो अपनी खुद की दुनिया में खोई हुई है। वो अपने आप को क्या सोच रही है? शी इमेजिन हर सेल्फ टू बी एन ऑर्फन, वो अपने आप को एक ऑर्फन मतलब अनाथ समझ लेती है। रोमिंग अराउंड द स्ट्रीट्स फ्रीली एंड एमलेसली, जो कि सड़कों पर क्या कर रही है? घूम रही है, ठीक है, फ्रीली आजादी से, एंड एमलेसली मतलब कि उसका कोई एम नहीं है। मेकिंग पैटर्न्स ऑन द सॉफ्ट डस्ट विद हर बेयर फीट, बेयर फीट का मतलब होता है नंगे पांव। जो फर्श है, फ्लोर है, उसके ऊपर डस्ट है ना, तो डस्ट पर जब वो चल रही है तो वो अपने क्या बनाते जा रही है? पैटर्न्स बनाते जा रही है। एंड देयर इज नो वन टू स्टॉप हर, क्यों? क्योंकि वो क्या है? ऑर्फन है। ओके, तो ये उसको साइलेंस जो है वो कैसा लग रहा है? गोल्डन। ओके, एंड फ्रीडम उसको क्या लग रही है? बहुत ज्यादा स्वीट। तो इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि अमांडा जो है वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई थी, बहुत ज्यादा फेडअप हो गई थी फ्रॉम हर मदर्स कंटिन्यूस नैगिंग। नैगिंग का मतलब होता है डांट लगाना, कंटिन्यूसली स्कोल्ड ही करते रहना हर एक चीज के ऊपर कि ऐसा ना करो ऐसा करो। ओके, अब आते हैं स्टैंजा नंबर 3 पर। अगेन उसकी मदर जो है उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है नॉट टू ईट चॉकलेट्स, ठीक है, कि चॉकलेट मत खाओ। एंड रिमाइंड्स हर ऑफ हर एक्ने, और उसको उसके एक्ने भी याद करवाती है, क्योंकि उसको चॉकलेट खाने से क्या हो जाते हैं? उसके स्किन पर एक्ने। अब लेकिन अगेन अमांडा अपने फैंसी वर्ल्ड में खोई हुई है, और वो इस वक्त अपने आप को क्या इमेजिन कर रही है? शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी रुपेंजल, ठीक है, वो अपने आप को रुपेंजल की, आपने फेरी टेल सुनी होगी, रुपेंजल इज अ फेयर इज अ गर्ल हु यूज्ड टू लिव इन अ टार, ठीक है, लंबे से बड़े से टार में रहती थी, उसको एक विच ने वहां कैद कर दिया था। उसके बहुत लंबे से बाल थे एंड वो उन बालों को नीचे ड्रॉप करती थी, जिसकी मदद से जो प्रिंस है उसके बालों को क्लाइंब करके टावर में आता था उसको मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या कर रही है? वो अपने आप को इमेजिन कर रही है रुपेंजल लिविंग इन अ लोनली टार, ठीक है, एक अकेले शांति भरे टार में वो रह रही है। वेयर देयर इज पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, जहां पर बहुत क्या है? शांति है
एंड ट्रैंक्विलिटी का मतलब भी वही होता है, साइलेंस, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है, पीस है, कामनेस है। लाइक रुपेंजल शी विल नेवर लेट डाउन हर ब्राइट हेयर, वो बोल रहे हैं कि जैसे जिस तरीके से रुपेंजल ने अपने बाल नीचे गिरा दिए थे ना, मैं ऐसा नहीं करूंगी, आई विल नेवर लेट डाउन हर ब्राइट हेयर, she will never let down her bright hair because she does not want anyone to interfere in the freedom that she was enjoying, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके पास कोई आए और उसकी जो फ्रीडम वो एंजॉय कर रही है, जो साइलेंस वो एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ में, वो उसकी लाइफ उसमें आकर बाधा डाले, इंटरवीन करे। ओके, तो एट लास्ट उसकी मदर उसको क्या बोलती है, हर मदर टेल्स हर टू स्टॉप सल्किंग। सल्किंग का मतलब होता है टू बी इन अ बैड मूड, मतलब कि उसकी मदर उसको ब्लेम करती है कि दैट यू आर ऑलवेज वेरी मूडी, ठीक है, तुम हमेशा स्टॉप दैट सल्किंग, कि ये सल्किंग करना बंद करो, ये जो अपना मुंह बना लेती हो, ठीक है, बैड मूड में आ जाती हो, बिकॉज पीपल विल थिंक दैट अमांडा इज अनहैप्पी बिकॉज हर मदर इज ऑलवेज नैगिंग एट हर। क्यों? क्योंकि उसकी मदर क्या कह रही है कि अगर लोग तुम्हें ऐसे देखेंगे तो वो यही कहेंगे कि तुम अनहैप्पी हो, ना खुश हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मदर हमेशा तुम्हें नैग करती रहती है, नैग करती रहती है मतलब हमेशा ही स्कोल्ड करती रहती है। ओके, सो दिस वाज द पोएम। मैसेज हमें यहाँ पर पोएट क्या देने की कोशिश कर रहे हैं, दैट चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली, कि चिल्ड्रन के पास इतनी आजादी तो होनी चाहिए कि वो अपने आप को फ्रीली क्या कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। नॉट टू इम्पोज सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस दैट दे फील सफोकेटेड, ठीक है, उनके ऊपर इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस मत लगा दो कि उनको उस एटमोस्फेयर में वो कैसा फील करना स्टार्ट कर दे स्टार्ट फीलिंग सफोकेटेड, मतलब कि उनको सांस लेना भी क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए, उनको घुटन होने लगे उस एटमोस्फेयर में, कि इतनी घुटन होने लगे कि वो अपने आप को अनाथ ही समझना क्या करें, अच्छा समझने लगे। ओके, आई होप सो ये पोएम भी आपको क्लियर हो गई है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पोएम। नेक्स्ट पोएम इज द ट्रीज, रिटन बाय एड्रियन रिच। तो इस पोएम में पोएट ने ट्रीज की यहाँ पर एक्चुअली बात नहीं करी है, ट्रीज वर्ड का यूज करके यहाँ पर हमें कुछ और ही एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर ट्रीज को फीमेल बोल दिया गया है, ठीक है। ट्रीज यहाँ पर किसका मेटाफोर है, मेटाफोर मतलब जब हम किसी चीज का कंपैरिजन करें किसी दूसरी चीज के साथ बिना लाइक और एज वर्ड का यूज किए, तो यहाँ पर ट्रीज को उसने ये नहीं बोला कि ट्रीज आर लाइक फीमेल, ठीक है, ट्रीज को उसने फीमेल ही बोल दिया। तो ट्रीज यहाँ पर क्या है, मेटाफोर है, उनको फीमेल की तरह दर्शाया गया है, यहाँ पे शो किया गया है। एंड इस पोएम में स्ट्रगल ऑफ वुमेन जो है दिखाई गई है, टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, कि कैसे औरतों ने स्ट्रगल किया है अपने आप को मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से आजाद करवाने में। ओके, विद द हेल्प ऑफ ट्रीज, और ये स्ट्रगल को पोएट ने एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ ट्रीज। ओके, तो पहले समझ लेते हैं पोएम के कंटेक्स्ट में लिटरल मीनिंग समझते हैं, फिर हम इसका सिंबॉलिक मीनिंग जानेंगे जिसको मेटामॉर्फिकल मीनिंग भी बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टैंजा क्या बोल रहा है, फटाफट से मैं पढ़ूंगी। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, ठीक है, जो ट्रीज हैं, ट्रीज मतलब जो औरतें हैं जो अभी तक घरों के अंदर थी, फॉरेस्ट हो गया सोसाइटी, ट्रीज हो गई औरतें। तो ट्रीज जो अभी तक घरों के अंदर थे, कहने का मतलब औरतें जो अभी तक घरों के अंदर थी वो अब फॉरेस्ट में जा रहे हैं, फॉरेस्ट में जा रहे हैं मतलब अब औरतें जो हैं वो बाहर की दुनिया में जा रही हैं, कदम रख रही हैं। ओके, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, जो ये फॉरेस्ट अभी इतने दिनों से खाली था, क्यों? क्योंकि अभी तक औरतें घरों के अंदर ही रहती थी, अभी तक पेड़ जो थे वो घरों के अंदर बंद थे, ठीक है, लेकिन अब वो बाहर जाने लग गए हैं। ओके, वेयर नो बर्ड कुड सिट, क्योंकि अगर फॉरेस्ट एम्प्टी होगा तो वहां पर कौन सी एक्टिविटीज नहीं हो पाएंगी, वो यहाँ लिखी है कि कोई बर्ड नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि ट्रीज होंगे ही नहीं तो ब्रांचेस ही नहीं होंगे तो बर्ड कहाँ बैठेंगे। नो इंसेक्ट हाइड, को इंसेक्ट कहाँ ट्रीज की रूट्स में अपने आप को हाइड कर दिया तो वो भी नहीं कर पाएंगे। नो सन बरी इट्स फीड इन शेडो, क्या मीनिंग है इसका, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, अगर सन होगा, अगर ट्रीज होंगे तो सन रेज जो है वो ट्रीज के ऊपर गिरेंगी एंड यहाँ शेडो फॉर्मेशन होगा। वेयर एज अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो सन की रेज डायरेक्टली क्या करेंगी, सीधा अर्थ पर पहुंच जाएंगी और कोई शेडो फॉर्मेशन नहीं होगा। यही कहने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे कि पेड़ ही नहीं थे तो सन भी जो था वो अपनी शेडो फॉर्म नहीं कर पा रहा था, ठीक है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, लेकिन पोएट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्या है, होपफुल है, उनको क्या लग रहा है कि फॉरेस्ट जो इतने लंबे समय से क्या था, खाली था, ठीक है, वहां पर कोई पेड़ नहीं थे, ठीक है, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, लेकिन सुबह तक वो ट्रीज से भर जाएगा। कहने का मतलब पोएट बड़ी ही होपफुल है, उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी वो वक्त आने वाला है कि जब औरतें अपने घरों से निकलेंगी और बाहर सोसाइटी में अपनी जगह जो है बना लेंगी। ओके,
नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। ठीक है, तो सेकंड स्टैंजा में औरतों की स्ट्रगल बताई गई है कि कैसे औरतों ने स्ट्रगल किया है अपनी फ्रीडम को हासिल करने के लिए। तो रूट्स ऑब्वियसली ट्रीज के थ्रू बताया गया है। तो सारी रात जो रूट्स हैं वो डिसएंगेज मतलब अपने आप को आजाद करवाती रही, कहाँ से? फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। ठीक है, जो वरांडा फ्लोर में जो क्रैक्स हैं तो उनमें से वो अपने आप को क्या करती रही है? डिसएंगेज करने की कोशिश करती रही है, मतलब अपने आप को आजाद कराने की कोशिश करती रही हैं। द लीव्स ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास। ठीक है, ग्लास यहाँ पर क्या है? बोलो सोसाइटी के अंदर शैकल्स, ठीक है, टू ब्रेक द शैकल्स। जो सोसाइटी ने एक धारणा बना ली है कि नहीं, औरतों को घरों के अंदर ही रहना है, तो लीव्स जो है वो उस ग्लास को, उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करती रही हैं। ठीक है, तो इन द सेम मैनर औरतें भी ये कोशिश करती रही हैं अपने आप को उस शैकल से छुड़ाने के लिए। स्मॉल ट्विक्स स्टिफ विद एक्सर्शन। ठीक है, जो छोटी छोटी ट्विक्स है, छोटी छोटी टहनी है, वो भी अपनी तरफ से क्या कर रही है? मेहनत कर रही है अपने आप को टू सेट देमसेल्व्स फ्री, और वो क्या हो गई है? स्टिफ हो गई है, हार्ड हो गई है। एक्सर्शन करके मतलब मेहनत करके, एफर्ट करके। ओके, लॉन्ग क्रैम्ड बाउ शफलिंग अंडर द रूफ लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, हाफ डेज मूविंग टू क्लिनिक डोर्स। ओके, जो लॉन्ग बड़ी बड़ी टहनियां हैं, ठीक है, वो क्या हो चुकी हैं? वो भी क्या कर रही है? शफल कर रही है अंडर द रूफ, मतलब कि अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही है कि कहाँ से उन्हें जगह मिले और वो इस वरांडा से क्या, वो वरांडे में बाहर जाएं। ओके, वरांडा से बाहर निकलकर आउटसाइड वर्ल्ड में जाएं। ओके, और उस उनको कंपेयर किया गया उनकी मूवमेंट को विद न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। जैसे नए नए न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स होते हैं ना, लेकिन भी उनको पूरे तरीके से कॉन्शियसनेस वो गेन भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो है एक इच्छा रहती है कि नहीं, हम फटाफट से अपने घरों को जाए। तो इन द सेम मैनर औरतें, कहने का मतलब अलग अलग स्फेयर से औरतें जो हैं वो आगे आई हैं। ओके, एंड उन्होंने अपनी फ्रीडम के लिए क्या चलाई है? मूवमेंट चलाई है। ओके, ये ही है स्टेंजा में। आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेंजा की ओर। आई सिट इन साइड। आई यहाँ पर कौन है? पोएट। ठीक है, वो अंदर बैठी हैं। डोर्स ओपन टू बरांडा, उनके डोर खुले हुए हैं, आगे उन्हें बाहर बरांडा नजर आ रहा है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, लंबी लंबी लेटर्स लिख रही हैं। विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। बोल रही हैं कि मैं इन लेटर्स में जो पेड़ जो हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, मैंने उसके बारे में बिल्कुल नहीं लिखा है। अब कई बार ये पूछ लिया जाता है कि उन्होंने ऐसा मेंशन क्यों नहीं किया है, तो वो अभी हमें यहाँ पता चलेगा। ठीक है, नाइट उनको बहुत ही ज्यादा फ्रेश लग रही है, होल मून शाइन कर रहा है। ठीक है, इन द स्काई, ओपन स्काई। द स्मेल्स ऑफ लीव्स एंड लिचन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। ठीक है, उनको पत्तियों की, लिचन की स्मेल जो है आ रही है उनके रूम तक। ओके, कहने का मतलब सभी जगह ये जो मूवमेंट, जो स्ट्रगल मूवमेंट औरतें चला रही है, उसकी खबर पूरी दुनिया को है, पूरी सोसाइटी को है। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। मेरा जो हेड है वो फुल ऑफ विस्पर्स है, कहने का मतलब बहुत लोग बातें कर रहे हैं औरतों के बारे में कि औरतें अपने आप को कैसे फ्री करना चाह रही हैं। लिसन, विच टुमारो विल बी साइलेंट। जो कल तक सभी बातें जो हैं ये शांत हो जाएंगी, मतलब मेरे हेड में मुझे जो बातें सुनाई दे रही हैं वो कल तक सारी शांत हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि कल तक औरतें अपने आप को आजाद करवा लेंगी। ठीक है, लिसन, अब पोएट हमें बोल रही है कि सुनो। द ग्लास इज ब्रेकिंग। द ग्लास इज ब्रेकिंग मतलब वो जो औरतें हैं, वो जो शेकल्स हैं, जो बैरियर्स हैं, उनको तोड़ने में क्या रही हैं? कामयाब रही हैं। ठीक है, सक्सेसफुल रही हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इन टू द नाइट। ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड मतलब वो जा रहे हैं, स्टम्बल करते हुए, मतलब उनके लिए एकदम से तो वो लंबी सी छलांग लगाते नहीं चले गए ना, उनको बीच में बहुत सारे जो स्टेजेस से गुजरना पड़ा एंड बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, जिसके कारण वो क्या कर रहे हैं? स्टम्बल, लड़खड़ाते, तो वो पहुंच ही गए हैं अपने सक्सेस पॉइंट तक। ओके, विंड्स रश टू मीट देम। ठीक है, पेड़ों को मिलने के लिए कौन आ रही है? विंड्स आ रही है उनको वेलकम करने के लिए। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। मून जो है वो ब्रोकन हो गया लाइक अ मिरर, कहने का मतलब जो मून है वो पहले होल मून शाइन कर रहा था स्काई में, लेकिन अब ट्रीज की प्रेजेंस हो गई है वहां पे, तो ट्रीज ने उनको क्या कर लिया है? कवर कर लिया, जिसके कारण मून की जो फुल व्यू है वो नहीं दिख पा रही है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। ठीक है, तो उसके पीसेस कैसे फ्लैश कर रहे हैं? जैसे मान लो किसी एक टॉलेस्ट ओक ट्री के ऊपर ताज बिठा दिया हो। ओके, तो अब क्या मतलब है इसका? मेटामॉर्फिकल मीनिंग जानते हैं इसका। देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू द पोएट दिस सोसाइटी हैज नो एग्जिस्टेंस विदाउट वुमेन। कि इस सोसाइटी का कोई अस्तित्व नहीं है बिना वुमेन की एग्जिस्टेंस के। द साइकिल ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ इज गोइंग ऑन ओनली बिकॉज ऑफ वुमेन। ओके, ये जो लाइफ पर साइकिल चल रही है किसकी? लाइफ की,
तो ये औरतों के कारण ही पॉसिबल हो पा रहा है। द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी सप्रेस्ड विमेन एंड डिप्राइव देम ऑफ देयर राइट्स, ठीक है, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उन्होंने औरतों को दबा कर रखा और उनको उनके हकों से क्या रखा, वंचित रखा। बट वुमेन फ्रॉम ऑल स्फेयर्स यूनाइटेड एंड लॉन्च्ड वेरियस मूवमेंट्स फॉर देयर फ्रीडम, लेकिन सभी स्फेयर से औरतें जो हैं वो आगे आई, वो एकजुट हुई और उन्होंने अपने बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए अपनी आजादी के लिए। पोएट डज नॉट मेंशन द डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट मतलब डिपार्चर ऑफ वुमेन, ठीक है, कि कैसे औरतें जा रही हैं टू द आउटसाइड वर्ल्ड, उन्होंने इसका मेंशन नहीं करा बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर नोबडी वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग वुमेन स्ट्रगल फॉर देयर फ्रीडम, क्योंकि उनको लगता है क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है एंड मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कहीं ना कहीं नहीं चाहती कि औरतों को फ्रीडम मिले, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई इंटरेस्टेड होगा औरतों की स्ट्रगल को जानने में। पोएट इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, वो बहुत ज्यादा आशावादी हैं that very soon women will host their flag of victory, कि वो बहुत जल्दी अपनी जीत का परचम जो है औरतें लहराएंगी। women have finally made this world feel their presence by leaving mark after entering into various professions and securing positions for them, ठीक है, और औरतों ने वाकई में ऐसा करके दिखाया जो हमने लास्ट में पढ़ा ना कि टॉलेस्ट ओक के पेड़ के ऊपर मानो ताज बैठा हुआ है, जो मून है वो ऐसा लग रहा है। तो ये औरतों का सक्सेस पॉइंट ही यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि औरतें जो है फाइनली उन्होंने इस वर्ल्ड को अपनी प्रेजेंस फील करवा दी है, मतलब कि अपनी वर्थ बता दी है कि हम कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। बाय लीविंग मार्क, ठीक है, अपनी छाप छोड़कर, कैसे, बाय आफ्टर एंटरिंग इनटू वेरियस प्रोफेशन, मतलब कि अलग अलग प्रोफेशंस में वो गई हैं एंड सिक्योरिंग पोजीशंस फॉर देम, और अपने लिए उन्होंने बहुत सी पोजीशंस जो है वो हासिल की हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम। आई होप सो आपको ये पोएम क्लियर हो गई है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पोएम विच इज फॉग। नेक्स्ट पोएम इज फॉग। फॉग इज रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग ने पोएम लिखी है। यहाँ पर अगेन फॉग को एज अ मेटाफोर यूज किया गया है। मेटाफोर मीन्स जब हम दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं बिना लाइक और एज वर्ड का यूज किए, तो यहाँ पर फॉग को कैट के साथ कंपेयर किया गया है, मतलब कि ये बोलने की बजाय कि फॉग इज लाइक अ कैट, बोल दिया है फॉग इज अ कैट। ओके, आई होप सो आपको मेटाफोर का मीनिंग क्लियर हो गया। तो पोएट हैज कंपेयर्ड मूवमेंट ऑफ फॉग विद दैट ऑफ कैट, ठीक है, तो पोएट ने फॉग की मूवमेंट को कंपेयर किया है कैट की मूवमेंट के साथ। द पोएट सीज द फॉग एज अ कैट, it comes silently like a cat, then stops and gradually covers the whole landscape, the harbor, and then it moves on and disappears silently, unnoticed like a cat. तो देखिए होता क्या है यहाँ पर, जैसे आप देखते हैं सर्दियों के दिनों में हमें क्या नजर आती है, फॉग देखने को मिलती है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। फॉग जो है बिल्कुल दबे पांव आती है जिस तरीके से कैट आती है, ठीक है, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। Okay, then cat sits at one place for some time and observes its surrounding in the same manner. Fog also comes and covers the area and you know it keeps on increasing gradually, ठीक है, धीरे धीरे वो बढ़ती भी रहती है। ओके, एंड थोड़ी देर तक एक जगह पर रुकने के बाद देन इट मूव्स ऑन, ठीक है, फिर क्या करती है वो मूव ऑन कर देती है जस्ट इन द सेम मैनर लाइक अ कैट, जिस तरीके से कैट चली जाती है, ठीक है, बिना किसी को कुछ बताए, ठीक है, किसी को पता ही नहीं चलता, अननोटिस्ड वे में इन द सेम मैनर फॉग भी फिर चली जाती है। ओके, बस इतना ही था इस पोएम में, इतनी कोई खास पोएम नहीं है और इसके आने के चांसेस भी बहुत कम है। अब जो सीबीएसई वालों को मुझे लगता है बहुत खास पोएम है, दैट इज द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ठीक है, क्योंकि हर बार हमें इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, तो फटाफट से बात कर लेते हैं इस पोएम में क्या है। बेलिंडा है, ठीक है, हु लिव्ड इन अ स्मॉल लिटिल हाउस, अपने पेट्स के साथ रहती है। उसके पेट्स कौन है? इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड। इंक इज अ किटन, ब्लिंक इज अ माउस, मस्टर्ड अ डॉग एंड कस्टर्ड अ ड्रैगन। ओके, ऑल आर ब्रेव एक्सेप्ट कस्टर्ड, ठीक है, सभी ये जो उसके पेट्स हैं कौन कौन, माउस, डॉग, किटन, ये सभी बहुत ब्रेव हैं एक्सेप्ट कस्टर्ड, कस्टर्ड को छोड़कर। ओके, बिकॉज कस्टर्ड ऑलवेज क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, क्योंकि कस्टर्ड जो है हमेशा एक नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ कस्टर्ड की अपीयरेंस बताई हुई है, ठीक है, तो ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ, ठीक है, बड़े बड़े दांत हैं उसके। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, बिकॉज वी नो दैट ड्रैगन हैज अ कैपेबिलिटी टू स्पिट आउट फायर, ठीक है, स्पिट आउट कर सकता है ना फायर, तो इसलिए माउथ लाइक अ फायर प्लेस। डैगर्स ऑन हिज टोज, ठीक है, जो उसके टोज हैं, पाव के पंजे जो हैं वहां पर क्या है, डैगर्स, डैगर्स मतलब जो स्मॉल नाइफ कह लो, ठीक है, कहने का मतलब उसके नेल्स इतने शार्प है। ओके, स्पाइक्स ऑन द टॉप एंड स्केल्स अंडरनीथ, ठीक है, स्पाइक्स हैं उसके टॉप पर एंड स्केल्स हैं अंडरनीथ। ओके,
अब क्या है अपीयरेंस ऑफ द पायरेट, अब होता क्या है कि पायरेट जो है वो ब्लिंडा के घर पर अटैक कर देता है, ठीक है। पायरेट मतलब समुद्री डाकू को बोलते हैं। अब पायरेट की अपीयरेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ ही लुक, तो आपने ये लिखना है कि हेल्ड अ पिस्टल इन ईच हैंड, ठीक है, दोनों हाथों में उसकी क्या है, पिस्टल है। हेल्ड अ डैगर इन हिज माउथ, ठीक है, और डैगर मतलब वही जो स्मॉल स्वॉर्ड लाइक पिस्टल है, स्वॉर्ड लाइक नाइफ है, उसने अपने माउथ में क्या कर रखी है, पकड़ रखी है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी जो दाढ़ी है वो क्या है, ब्लैक है। वन ऑफ हिज लेग्स वॉज ऑफ वुड, ठीक है, एक लात जो है उसकी क्या है, लकड़ी की है। ही लुक्ड टेरिबल एंड हिज इंटेंशंस टू सीम्ड अनोइंग, ठीक है, बड़ा भयानक सा नजर आ रहा है, उसकी टेंशन्स भी क्या लग रही है, बड़ी मतलब कि अनोइंग लग रही है, ठीक है, कि नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। ओके, तो ये ही लिखा है आपकी बुक में। देख रही हूँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ स्किप तो नहीं कर रहे, नहीं, इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब जो है रिएक्शन ऑफ द पेट्स, ठीक है, एंड ब्लिंडा ऑन सीइंग द पायरेट, जब वो पायरेट को देखते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है। ब्लिंडा क्राइड फॉर हेल्प, मदद के लिए चिल्लाती है। बिकेम पेल, पीली पड़ जाती है, ठीक है। डॉग मस्टर्ड फ्लेड अवे, ठीक है, ये भाग जाता है। माउस वेंट इनटू इट्स होल, माउस अपने होल में जाके छिप जाता है। एंड किटन रैन डाउन टू हाइड इटसेल्फ, ठीक है, नीचे जाकर कहीं अपने आप को छुपा लेती है। ओके, एंड अगर इन तीनों की ब्रेवरी की बात की जाए तो आपकी बुक में स्टैंजा नंबर 4 में लिखा हुआ है कि ये इनकी ब्रेवरी के बारे में जरा पता कर लेते हैं कि किस तरीके के ब्रेव हैं। ओके, तो ब्लिंडा वॉज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, ठीक है, तो कई सारे भालुओं की शक्ति मिलाकर इतनी ये तगड़ी क्या है, ब्रेव है, ठीक है, जबकि ये क्या कर रही है, मदद के लिए चिल्ला रही है और पीली पड़ गई है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायन डाउन द स्टेयर, ठीक है, इंक और ब्लिंक, इंक कौन, आपकी किटन, एंड ब्लिंक कौन, माउस, ठीक है, ये तो इतनी ब्रेव है कि ये लायंस को चेज कर दे, मतलब कि लायंस भाग रहा है और ये उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। जबकि हमने क्या देखा कि पायरेट को देखते ही दोनों अपने अपने जाकर छिप गए। ओके, मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेज, ठीक है, और मस्टर्ड तो कैसे ब्रेव है, जैसे टाइगर होता है ना गुस्से में, इन द सेम मैनर मस्टर्ड इतना ब्रेव है, ठीक है, जबकि हमने देखा मस्टर्ड जो है वो कहाँ चला जाता है, फ्लड अवे, ठीक है, भाग जाता है कहीं पर, वो तो पता ही नहीं चलता। ओके, और कस्टर्ड को ही ऑलवेज कॉवर्ड मानते हैं, कायर मानते हैं, बट ही वॉज द वन हु कम इन द फ्रंट, ठीक है, जो आगे आता है एंड फॉट विद द पायरेट, और वो पायरेट के साथ क्या करता है, लड़ता है। ओके, तो पायरेट के बारे में भी कई बार पायरेट क्या था उसके पास, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, एक बार ये भी आ रखा हुआ है क्वेश्चन। तो पायरेट जो है, पायरेट ने 2 बुलेट्स फायर किए, ओके, बट दे मिस द एम, ठीक है, लेकिन वो किसी को हिट नहीं हुए। कस्टर्ड स्वॉलोड द पायरेट, ठीक है, कस्टर्ड जो है पायरेट को निगल लेता है। और इसके अलावा पायरेट के पास क्या है, मैं यहाँ से पढ़ देती हूँ। पायरेट गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, ठीक है, पॉकेट फ्लैगन, फ्लैगन इज टाइप ऑफ कंटेनर जिसके अंदर ग्रॉग मतलब वो वाइन सी होती है, तो उसके पास उसके पॉकेट में एक फ्लैगन था जिसके अंदर से वो ग्रॉग निकालता है और पीता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब इस पोएम से हमें मैसेज क्या दिया जा रहा है, तो बेसिकली कस्टर्ड जो है उस पायरेट को स्वॉलो कर लेता है और उससे उसको वहां से मतलब कि जो अपनी ब्लिंडा है और बाकी के पेट्स हैं उनको सेव कर लेता है। बट इन द एंड हमें ये देखने को मिलता है कि जो बाकी पेट्स हैं वो लास्ट में आकर यही बोलते हैं कि अगर हम नर्वस ना हुए होते ना तो हम तुमसे कहीं ज्यादा ब्रेवली क्या करते, फाइट करके दिखाते। तो कस्टर्ड जो है वो उसको हार कर यही बोलता है कि यू आर कॉवर्ड, ठीक है, और कस्टर्ड भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। सो व्हाट्स द मैसेज इन दिस पोएम, क्या मैसेज हमें देखने को मिल रहा है, तो मैसेज बेसिकली हमें ये दिया जा रहा है, द वंस हु टॉक मच अबाउट देयर ब्रेवरी मे टर्न आउट टू बी कॉवर्ड्स, ठीक है, जो ज्यादातर लोग अपनी ब्रेवरी के बारे में बात करते हैं ना, ठीक है, कि हम इतने बहादुर हैं, जैसे इनके बारे में बात की गई थी शुरुआत में, मैंने अभी आपको बताया था कि ये कितने बहादुर हैं, ठीक है, लायन को चेस कर सकते हैं। मस्टर्ड तो बिल्कुल टाइगर जैसे गुस्से में होता है, बिल्कुल वैसे गुस्से में रहता है। लेकिन जब एक्चुअल समय आया, ठीक है, व्हेन द राइट टाइम केम टू फाइट एंड शो देयर ब्रेवनेस, ठीक है, देन दे ऑल हिड देमसेल्स, ठीक है, सबने अपने आप को क्या कर लिया, छुपा लिया। ओके, तो यही है कि सिर्फ कहने से बहादुरी नहीं होती, जब रियल टाइम आए तो उसको आपको दिखाना भी पड़ता है, अदरवाइज जो मुंह से बोलते हैं वो समय के वक्त क्या निकलते हैं, कायर निकलते हैं, और जो शांत रहते हैं, ठीक है, वही क्या निकलते हैं, असली में बहादुर निकलते हैं। आई होप सो अब आपको ये दोनों पोएम्स भी कवर हो गई है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पोएम विच इज द लास्ट पोएम, फॉर एनी ग्रेगरी। चलिए अब हम लास्ट पोएम करते हैं विच इज फॉर एनी ग्रेगरी, रिटन बाय विलियम बटलर यीट्स। तो ये पोएम बेसिकली क्या है, ये कन्वर्सेशन है बिटवीन एनी ग्रेगरी एंड अ यंग मैन, ठीक है, दो लोगों के बीच में बातचीत चल रही है एंड हम ये एज्यूम कर रहे हैं
कि एनी ग्रेगरी की बात चल रही है यहाँ पे पोएट के साथ। ओके, तो 3 स्टैंजा में ये पोएम दी हुई है आपकी बुक में। इन द फर्स्ट स्टैंजा पोएट इज टॉकिंग टू एनी ग्रेगरी, और पोएट का क्या कहना है एनी ग्रेगरी को, द पोएम इज एड्रेस्ड टू अ यंग एंड ब्यूटीफुल लेडी नेम्ड एनी ग्रेगरी। ठीक है, तो पोएम में बात की जा रही है, ठीक है, किसके बारे में, एक यंग एंड ब्यूटीफुल लेडी के बारे में जिसका नाम है एनी ग्रेगरी। हर हेयर इज हनी कलर्ड, या कह लो ब्लॉन्ड। ठीक है, हनी कलर्ड को ही हम ब्लॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, उसके शहद जैसे कलर के बाल थे। हर हेयर एनहांस हर ब्यूटी, ठीक है, उसके बाल जो है उसकी ब्यूटी को और ज्यादा बढ़ा रहे थे। एंड यंग मैन गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हर, ठीक है, और जो इसी के कारण जो यंग मैन है वो उसकी तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, उससे अट्रैक्ट होते हैं। एंड वॉन्ट्स टू मैरी हर, ठीक है, और उससे क्या करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। बट दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एनी ग्रेगरी तो किसी एक से ही शादी कर सकती है, नॉट एवरी वन। ओके, दैट इज वाई दे आर थ्रोन इन टू डिस्पेयर। तो ये आपकी बुक की लाइन है कि वाई द यंग मैन आर थ्रोन इन टू डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है होपलेस हो जाना। ठीक है, तो वो उदास क्यों हो रहे हैं, होपलेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एनी ग्रेगरी कैन नॉट मैरी एवरी वन। ओके, सबको तो शादी नहीं कर सकती, दैट्स वाई दे आर थ्रोन इन टू डिस्पेयर। हर हेयर फॉलिंग ऑन हर ईयर्स लुक लाइक द रैम्पर्ट सराउंडिंग अ कैसल दैट प्रिवेंट यंग मैन टू लुक बियॉन्ड देम इनटू हर इनर सोल। अब बेसिकली दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पोएट का क्या कहना है एनी ग्रेगरी को, कि उसके जो बाल हैं जो उसके कानों को कवर कर रहे हैं, उसके कानों पर फॉल कर रहे हैं एंड उसके कानों को कवर कर रहे हैं, वो रैम्पर्ट्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। रैम्पर्ट्स क्या होता है, जैसे किले के आसपास चार दीवारी होती है ना, जैसे पहले के जमाने में फोर्टिफिकेशन किया जाता था, बट ऊंची ऊंची दीवारें बना दी जाती थी कि अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है वो बाहर के लोगों को पता ना चल पाए। तो इन द सेम मैनर जो उसके बाल उसके कानों को कवर कर रहे हैं, तो वो रैम्पर्ट्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो यंग मैन को प्रिवेंट कर रहे हैं, मतलब कि जो बाहर के लोग हैं, यंग मैन है, उनको रोक रहे हैं उसकी इनर ब्यूटी को देखने में। ओके, तो मतलब कि कहने का मतलब वो इतनी सुंदर लग रही है, वो जो बाल उसके कानों को कवर कर रहे हैं, कि वो उसी से अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। ओके, तो यही है, यहाँ पे दोबारा से पढ़ लेते हैं। हर हेयर फॉलिंग ऑन हर ईयर्स लुक लाइक द रैम्पर्ट सराउंडिंग अ कैसल, ठीक है, जो उस कैसल के आसपास होता है। दैट प्रिवेंट यंग मैन टू लुक बियॉन्ड देम, ठीक है, मतलब कि यंग मैन उनसे बस अ, आगे बढ़कर कुछ और देख ही नहीं पा रहे। इनटू हर इनर सोल, मतलब कि उसकी इनर सोल तक, उसकी अंदर की खूबियों तक तो वो जा ही नहीं पा रहे, बस आउटर ब्यूटी से ही वो अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। एवरीवन गेट्स अट्रैक्टेड बाय हर आउटर ब्यूटी फिजिकल अपीयरेंस। ओके, तो इसी के कारण सभी लोग उसकी आउटर अपीयरेंस से क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। बट इन द सेकेंड स्टेंजा एनी ग्रेगरी क्या चाहती है, कि जो उसको प्यार करे वो उसकी इनर क्वालिटीज के कारण करे, ना कि आउटर ब्यूटी के कारण। तो यहाँ पर एनी ग्रेगरी हर सेल्फ सेटल्स द इशू, वो खुद ही इस इशू को सेटल करती है। शी कैन, वो क्या बोलती है, दैट शी कैन डाई हर हेयर एंड चेंज देयर कलर, यहाँ चेंज आएगा, चेंज देयर कलर टू ब्लैक ब्राउन और कैरेट। तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या कह रही है, कि मैं अपने बालों का कलर ही चेंज कर लूंगी। ठीक है, मतलब कि मैं ब्लैक ब्राउन या कैरेट कलर करवा लूंगी। इट मीन्स वो क्या बोलना चाह रही है, दैट शी इज टॉकिंग अबाउट चेंजिंग हर आउटर अपीयरेंस, कि मैं अपनी आउटर अपीयरेंस को ही चेंज कर लूंगी। शी वॉन्ट्स दैट शी शुड बी लव्ड फॉर हर इनर क्वालिटीज नॉट हर फिजिकल अपीयरेंस। वो चाहती है कि जो उससे प्यार करे वो उसकी इनर क्वालिटीज के कारण उसको प्यार करे, ना कि उसकी आउटर अपीयरेंस के कारण। ओके, तो इसीलिए वो अपनी बाहर की आउटर अपीयरेंस को ही चेंज करने की बात यहाँ पर कर रही है। बट इन द थर्ड स्टेंजा पोएट उसकी बात का जवाब देते हुए उसे क्या कहते हैं, कि he had heard one religious man that he had heard an old religious man yesterday night declare that he had found a text, ठीक है, कि उसे एक टेक्स्ट मिला है, रिलीजियस टेक्स्ट मिला है, टू प्रूव, इस चीज को साबित करने के लिए, दैट ओनली गॉड इज देयर हु लव्स अस फॉर आवरसेल्व्स, ठीक है, कि सिर्फ भगवान ही सिर्फ एक ऐसे हैं जो हमें हमारे जिस तरीके के हम इंसान हैं अंदरूनी, उस कारण हमें प्यार करते हैं। कहने का मतलब हमारी इनर क्वालिटीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, ना कि हमारी आउटर अपीयरेंस को। ओके, वेयर एज ह्यूमन बींग्स कैन बी इजिली स्वेड बाय आउटवर्डली अपीयरेंस, और ह्यूमन बींग्स तो क्या होते हैं, जो बाहर की अपीयरेंस है उससे ही क्या हो जाते हैं, स्वे, स्वे मतलब फ्लोन अवे, ठीक है, उसी बहाव में बह जाते हैं और आउटर अपीयरेंस से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम। मैसेज क्या है इस पोएम का, कि आउटर ब्यूटी जो होती है दैट इज टेम्परेरी, ठीक है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। वेयर एज इनर ब्यूटी जो है वो परमानेंट होती है, इट लास्ट्स फॉर एवर, ठीक है, वो हमेशा के लिए आपके साथ रह जाती है। ओके, तो यहाँ हमने सभी पोएम्स जो है वो कवर कर ली। पोएट के सभी पोएम्स के नाम आप याद कर लोगे। जो मैंने आपको इससे पहले पोएम कराई थी, कौन सी, द टेल
टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, उसके पोएट का नाम क्या था, मैं लिखना भूल गई थी, ऑडगन नाश। ओके, तो सभी पोएट के आप एक बारी जो पोएट्स के नाम है वो अपने आप मुझे कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करके लिख कर बताइए। आई होप सो आपको पूरी पोएम्स जो है वो क्लियर हो गई हैं। इफ स्टिल रिमेन्ड एनी डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता दीजिएगा। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं आपके सभी डाउट्स को एग्जाम से पहले क्लियर कर पाऊँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।